मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे असम में जो अभी शांति समझौता हुआ है इस विषय पर बात करने जा रहा हूं। असम में शांति समझौता। आइए शुरुआत इससे करते हैं कि हालांकि ये शांति समझौता हुआ है असम का जो एक उग्रवादी गुट था जिसका नाम है उल्फा। इसका जो फुल फॉर्म है ये आपको मालूम होना चाहिए, यूनाइटेड UL लिबरेशन एफ फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये वहां का एक गुट है। वो असम की जो सरकार है यानी कि राज्य सरकार, और तीसरा है केंद्र की सरकार, यानी कि ये तीन के बीच हुआ समझौता है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है त्रिपक्षीय शांति समझौता। त्रिपक्षीय शांति समझौता। लेकिन इससे पहले कि मैं समझौते पर आऊं, आपसे दो बातें जरूर बताना चाहूंगा। पहला यह है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में इस तरह के सामान्य से प्रश्न आने की परंपरा अब खत्म हो चुकी है कि बताइए असम में किस तरह का शांति समझौता हुआ। प्री में यह नहीं पूछा जाएगा कि किन किन के बीच हुआ, तो फिर क्या पूछा जाएगा? पूछा यह जाएगा कि असम में जो शांति समझौता हुआ है उससे और कौन कौन से तथ्य उभर कर आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। तो डेफिनेटली चूंकि असम में शांति समझौता हुआ है तो इसके जो पक्ष उभर कर आएंगे, शांति समझौता है ना, तो वे सकारात्मक ही होंगे। तो आपको इस टॉपिक को दो कोणों को ध्यान में रखकर तैयार करना चाहिए, दो एंगल। उसका जो फर्स्ट एंगल है वो ये है कि हालांकि ये समझौता तो हुआ है असम में, लेकिन पूरे उत्तर पूर्व भारत में शांति स्थापित करने में इसका क्या रोल होगा, राइट? यानी कि जो असम शांति समझौता है उसकी पूरे उत्तर पूर्वी भारत में शांति स्थापित करने में क्या भूमिका होगी, नंबर 1। दूसरा कि जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा है, आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा कह लीजिए, उस आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा में इस असम समझौते का क्या योगदान हो सकता है, इस दृष्टि से इसका मूल्यांकन कीजिए। अब आप देखिए कि इसके दो कोण हो गए। नंबर 1 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को लेकर के, और दूसरा पूरे नेशन को लेकर। इन दो प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए आपको इस टॉपिक की तैयारी करनी चाहिए, और मैं इन्हीं दो टॉपिक्स को ध्यान में रख करके अब आपसे बातें करने जा रहा हूं। देखिए, अपने दिमाग में कुछ चीजें लेकर के आइए। किस तरह की चीजें? कि ये असम का एक उग्रवादी संगठन था उल्फा, राइट? तो जो भी इस तरह के उग्रवादी संगठन होते हैं उनकी क्या मांगे होती हैं, वो क्यों इस तरह के आंदोलन करते हैं। और जो असम का जो आंदोलन रहा है, और खासकर जिससे ये उग्रवादी संगठन जुड़ा रहा है, वो तो सीधे सीधे संप्रभु असम की बात करता था, सॉवरेन असम। हालांकि सीधे सीधे बात नहीं कही जा रही है, लेकिन हमको एक ऐसा राज्य चाहिए जिसमें हम अपने मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र हों। तो ये तो एक तरह से आप कह लीजिए कि बहुत ही एक खतरनाक किस्म की मांग थी। कोई भी राष्ट्र जो अपने आप में संप्रभु है और आप उसके एक हिस्से हैं, इस तरह की मांग को कैसे स्वीकार कर सकता है? तो 1979 से ये जो उल्फा है ये संप्रभु असम की मांग कर रहा था। तो जब आप संप्रभु असम जैसों की मांग करेंगे तो आपको अपने लोगों का समर्थन लेने के लिए कुछ बातें करनी पड़ेंगी। तो जो बातें आप करते हैं वो ज्यादातर इमोशनल किस्म की बातें होती हैं। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपनी भाषा को बचाना है, हमें जो अपनी जातीय पहचान है उसको बचाना है। तो इससे लोग बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट हो जाने के बाद उनका समर्थन करने लगते हैं, उनको वहां से ताकत मिलने लगती है। असम के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। इन्हीं सब मांगों को लेकर के वो लगातार आंदोलन करते रहे। 1979 से सोच करके देखिए कि आंदोलन चल रहा है। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उसमें खासकर हमारे दो राज्य ऐसे हैं जो अपने आप को नृजातीय दृष्टि से, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि एक नस्लीय दृष्टि से बिल्कुल अलग मानते हैं। उसमें एक है असम और दूसरा है नागालैंड। अगर आप नृजातीय दृष्टि से अपने आप को अलग मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात को और दावे के साथ कह रहे हैं कि नहीं, हमें संप्रभु असम चाहिए। तो दोस्तों, 1979 से उल्फा सक्रिय रहा। 2010 में इसका विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद ये दो गुटों में बट गया। इसकी चर्चा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जो शांति समझौता हुआ है इसमें केवल एक ही गुट शामिल हुआ है, दूसरा गुट शामिल नहीं हुआ है।
जो गुट शामिल हुआ है वह अनूप चेतिया का गुट है। बस सामान्य तरीके से नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरा गुट जो शामिल नहीं हुआ है वो परेश बरुआ का गुट है। तो कुछ लोग इस बात को लेकर के थोड़े से चिंतित हैं कि ये जो परेश बरुआ का जो गुट है कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर से हावी हो जाए, फिर से वहां के शांति के माहौल को भंग करे। लेकिन लेट अस सी, इतना तो हम भरोसा कर सकते हैं कि जब एक महत्वपूर्ण गुट सरकार के साथ समझौता कर लेता है और यदि वहां के लोगों को इसका कुछ लाभ दिखाई देने लगा तो निश्चित तौर पर जो दूसरा गुट है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए, अब जो समझौते हुए हैं उनके बिंदु क्या हैं, मैंने आपको बैकग्राउंड बताई है। बस इस बैकग्राउंड के आधार पर फिर से आप सोचेंगे तो आपको कुछ बिंदु स्पष्ट नजर आ जाएंगे। क्या नजर आएंगे? कि सरकार ने कहा है कि नहीं, आपके जो सांस्कृतिक हित हैं हम उनका संरक्षण करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि उनकी रक्षा की जाए। खत्म हो गई बात। दूसरी बात यह कि जब उग्रवादी संगठन है तो उग्रवादी संगठन में तो बहुत से लोग इसमें शामिल हैं। इस उग्रवादी संगठन पर तो प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। तब फिर जो लोग शामिल हैं उनका क्या होगा? तो सरकार ने कहा है कि नहीं, जो भी आत्मसमर्पण करेंगे हमारी कोशिश होगी कि बिल्कुल उन्हें हम रोजगार उपलब्ध कराएं या यूं कह लीजिए कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था करें। तो स्वाभाविक है कि इस तरह का संगठन जब समर्पण करता है या शांति समझौते करता है तो करता ही है। दोस्तों, इसके बाद एक और भी बात सरकार ने कही है कि हम असम के विकास के लिए विशेष पैकेज देंगे। सच पूछे तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं उनकी ये मांग रहती है कि हमारी उपेक्षा की गई है, हम देश के मुख्य धारा में शामिल नहीं किए गए हैं, इसलिए हमारे जो राज्य हैं वो पिछड़ गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए ताकि असम का विकास पर्याप्त रूप से हो सके। यानी यूं कह लीजिए कि असम की जो विकास परियोजनाएं हैं उन पर भी सहमति सरकार ने दे दी है। और बाकायदे ये भी व्यवस्था की गई है कि जो मांगों पर सहमति बनी है उनकी मॉनिटरिंग के लिए, यानी कि उनकी देखभाल के लिए कि समयबद्ध तरीके से वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, एक समिति बनाई जाएगी। तो दोस्तों, आप यूं कह लीजिए कि लगभग 40 सालों के बाद एक जो सशस्त्र उग्रवादी संगठन है उसके साथ समझौता हो पाया है। इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। खासकर मैं बहुत ही माइन्यूटली इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि पिछले लगभग 9-10 सालों से जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं उनके विकास के लिए सरकार बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है। इस बीच और बहुत से कदम उठाए गए हैं। वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खोले गए, मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ शुरू की गई। और आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट किस तरह से स्पोर्ट्स में बहुत आगे आ रहे हैं। यहाँ तक कि कनेक्टिविटी के लिए रेलवे लाइन तैयार की गई, एयरपोर्ट बनाए गए। तो विकास के काम लगातार नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काफी कुछ हो रहे हैं। और इसके जो सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं वो ये हैं कि लगभग पिछले 5 सालों में कुल इस तरह के 9 समझौते किए जा चुके हैं। और जब मैं 9 समझौतों की बात कर रहा हूं तो ये असम के नहीं है, पूरे के पूरे नॉर्थ स्टेट के साथ जो समझौते किए गए हैं उनकी संख्या 9 हो गई है। और अगर हम पर्टिकुलर स्टेट की बात करें यानी कि असम की बात करें तो उसके 85% इलाकों से, क्षेत्र से अफसपा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटा लिया गया है। और अगर ये एक्ट हटाया गया है तो अपने आप में ही इस बात का प्रमाण है कि वहां शांति स्थापना की संभावनाएं काफी बढ़ रही हैं। और ये केवल असम के साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि दूसरे भी जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो स्टेट हैं वहां भी धीरे धीरे इस एक्ट की जो मजबूती है वो ढीली की जा रही है। दोस्तों, एक सिंपल सी बात मैंने असम में जो समझौता हुआ है उसके बारे में बताई है। अब आप देखिए कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नो डाउट कि जो असम स्टेट है उसकी जो सीमा रेखा है वो एक तरफ भूटान से मिलती है, बांग्लादेश से मिलती है। इसके कारण जो घुसपैठी हैं वो इसके थ्रू आ जाते हैं। उसमें अब मदद मिलेगी, उसे रोकने में मदद मिलेगी क्योंकि राज्य सरकार को अब फालतू की अपनी जो शक्ति है दूसरी चीजों में नष्ट नहीं करनी होगी। साथ ही साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां चाइना और म्यांमार, आप मैप पे जाके देखिएगा, चाइना और म्यांमार, वहां से इन उग्रवादी संगठनों को बहुत सपोर्ट मिलता है। यहां तक कि उल्फा तक को म्यांमार से सपोर्ट मिलता था। तो अब ये सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। दूसरे भी जो हमारे स्टेट है नॉर्थ ईस्ट के और वहां जो सक्रिय उग्रवादी संगठन है, जब वो देखेंगे कि असम में इस तरह का समझौता हुआ है और उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने में आ रहे हैं असम के विकास की दृष्टि से भी, और साथ ही साथ सरकार पर भी उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी
कि सरकार अपने वायदों को वहां पूरा कर रही है, तो निश्चित तौर पर उनके भी तेवर कहीं न कहीं ढीले पड़ेंगे। और यदि असम मजबूत हो गया, पूरी तरह से इससे मुक्त हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट का इतना बड़ा स्टेट है, तो डेफिनेटली हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और पॉजिटिव मैसेज तो डेफिनेटली दूसरे उग्रवादी संगठनों को जाएगा ही जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे असम में हुए शांति समझौते को लेकर, और मुझे लगता है कि मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इतनी ही बातें आपके लिए पर्याप्त होंगी, लेकिन जो ये बातें हैं ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।